हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि एनईपी सेमेस्टर 1 का पेपर है। पिछले वीडियोस के अंदर हम मटेरियल टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम सेकंड कॉस्ट की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा एम्प्लॉय या फिर लेबर कॉस्ट है। तीन इंपॉर्टेंट टाइप के कॉस्ट हैं। पहला हो गया मटेरियल, दूसरा हो गया लेबर और तीसरा हो गया ओवरहेड। हम मटेरियल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। आज के वीडियो के अंदर हम लेबर शुरू करेंगे। लेबर क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ लेबर होते हैं, कैसे लेबर को पेमेंट किया जाता है, आइडल टाइम क्या होता है, ओवर टाइम क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है हमारा एम्प्लॉय या लेबर कॉस्ट। तो तीन इंपॉर्टेंट कॉस्ट होता है। पहला हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल, दैट इज रॉ मटेरियल। दूसरा हो गया जो लेबर काम करेगा, और तीसरा हो गया अदर एक्सपेंसेस विच आर पॉपुलरली नोन एज ओवरहेड। क्लियर है? तो हम आज सेकेंड टाइप ऑफ कॉस्ट के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। द टाइप ऑफ द कॉस्ट इज लेबर। ठीक है, देखना। द सेकेंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इज लेबर। पहला क्या था? पहला था मटेरियल। The efficiency of production depends upon the successful utilization of labor force, and for that प्रॉपर अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ लेबर्स आर नीडेड। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कैसे अपने लेबर को यूटिलाइज कर रहे हैं, वरना क्या होगा, खाली बैठे रहेंगे लेबर तो फालतू में बैठे हैं, आइडल टाइम है और उसके वजह से हमको पैसा देना पड़ रहा है। हो सकता है एक्सेस लेबर हो तो फालतू में लेबर कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है। अगर लेबर कम हुए तो काम नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा जरूरी है। राइट? लेबर कैन बी डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। दो टाइप के लेबर होते हैं, एक हो गया डायरेक्ट और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब वो लेबर जो कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। हम एलोकेट कर सकते हैं कि हाँ, ये लेबर इस डिपार्टमेंट के लिए है, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट लेबर। और जो इनडायरेक्ट होता है वो कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नहीं होता, इन जनरल काम कर रहा है, सभी डिपार्टमेंट का हेल्प हो रहा है उससे, सभी डिपार्टमेंट का फायदा हो रहा है उससे। ऐसे लेबर को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। क्लियर है? Direct labor is that which can be charged to a specific cost unit directly. तो कोई पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से अगर रिलेटेड है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, इन जनरल सबसे रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट लेबर इज द वन दैट डायरेक्ट एलोकेशन ऑफ विच इज नॉट पॉसिबल। इसका डायरेक्ट एलोकेशन पॉसिबल नहीं है कि वो कौन से डिपार्टमेंट का है, ऐसे को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट लेबर। इफ वेजेस कैन बी एलोकेटेड टू डिफरेंट जॉब्स और प्रोडक्ट्स ऑन अ कन्वीनियंट बेसिस एंड आर पेड टू वर्कर्स एंगेज डायरेक्टली इन द फैब्रिकेशन, देन द वेजेस आर डायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट लेबर होता है, उनका जो वेजेस होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस। ठीक है? तो जो डायरेक्ट लेबर है उसको जो वेजेस हम दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट वेजेस। ठीक है? द वेजेस आर इनडायरेक्ट व्हेन वर्कर्स आर नॉट डायरेक्टली एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द वेजेस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड टू अ पर्टिकुलर जॉब और प्रोडक्ट। तो कोई पर्टिकुलर जॉब या प्रोडक्ट से रिलेटेड जब वो नहीं है तो दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट वेजेस। क्लियर है? तो कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस, कोई पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड नहीं है, देन दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट वेजेस। ठीक है? तो ये जो डायरेक्ट वेजेस है इसी को बोलते हैं लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट वेजेस। ठीक है? ये जो इनडायरेक्ट वेजेस बोल रहा हूं मैं, दिस इज पॉपुलरली नोन एज ओवरहेड। उसको क्या बोला जाता है? ओवरहेड बोला जाता है। ठीक है? तो ओवरहेड क्या है? ओवरहेड इज द इनडायरेक्ट लेबर
एंड द इनडायरेक्ट मटेरियल, करेक्ट। तो जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर है, ये सब ओवरहेड है। जो डायरेक्ट लेबर है वो लेबर कॉस्ट है, और जो डायरेक्ट मटेरियल है वो मटेरियल कॉस्ट है। क्लियर। तो सारा इनडायरेक्ट खर्चा जो है वो सब जो है ओवरहेड होगा। क्लियर। नेक्स्ट, एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट लेबर आर वेजेस पेड टू सुपरवाइजर। सुपरवाइजर सबके लिए काम कर रहा है, वर्कर्स, वर्कमैन हो गया, चौकीदार हो गया, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के नहीं है ये लोग, है ना। इंस्पेक्टर हो गया, मटेरियल संभालने वाला हो गया, टाइम कीपर हो गया, फोरमैन हो गया, वॉचमैन हो गया, क्लीनर्स हो गए। इन सबको जो पैसा हम दे रहे हैं ये प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ये लोग कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के नहीं है, इन जनरल कंपनी में काम कर रहे हैं। इनका पैसा जो हम दे रहे हैं उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट वेजेस। क्लियर है। द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट लेबर इज वेजेस पेड टू वर्कमैन पुट ऑन डेफिनाइट जॉब्स और प्रोडक्ट्स ऑफ द फैक्ट्री। अगर कोई वर्कमैन है जो पर्टिकुलर काम कर रहा है तब उसको बोला जाएगा डायरेक्ट। क्लियर। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस मीन्स वेजेस पेड टू द डायरेक्ट लेबर, और इनडायरेक्ट वेजेस मीन्स वेजेस पेड टू द इनडायरेक्ट लेबर। जब मैं लेबर कॉस्ट का बात करता हूं आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट वेजेस, राइट। जो इनडायरेक्ट वेजेस है वो क्या है, वो होगा ओवरहेड। क्लियर। अब आइडल टाइम का क्या ट्रीटमेंट है। खाली बैठा है वर्कर, काम नहीं है उसके पास, 8 घंटा काम करता है, उसमें 2 घंटा खाली बैठा है, सिर्फ 6 घंटा इफेक्टिवली काम किया। तो ये 2 घंटा जो खाली बैठा है दिस इज कॉल्ड एज आइडल टाइम। ठीक है। आइडल टाइम मतलब खाली बैठना, दैट इज कॉल्ड एज आइडल टाइम। अब आइडल टाइम क्यों क्यों हो सकता है, 4 रीजन के वजह से। प्रोडक्टिव कॉजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एंड एबनॉर्मल कॉजेस। तो 4 रीजन हो सकता है आइडल टाइम होने का। आइडल टाइम का मतलब क्या, वर्कर के पास काम नहीं है, खाली बैठा है वर्कर, दैट इज कॉल्ड एज आइडल टाइम। क्लियर। तो पहला रीजन होता है आइडल टाइम का प्रोडक्टिव कॉज। द फर्स्ट रीजन इज प्रोडक्टिव कॉज। प्रोडक्टिव कॉज का मतलब क्या है, मशीन खराब हो गया, मशीन ब्रेकडाउन हो गया, पावर फेलियर्स, लाइन चला गया, या फिर काम अभी मिला नहीं है, वेटिंग फॉर वर्क, हम वेट कर रहे हैं कि हमारा सुपीरियर बताएगा क्या करना है तब हम काम करेंगे, राइट। वेटिंग फॉर टूल्स, रॉ मटेरियल नहीं है, टूल्स नहीं है, मशीन्स नहीं है, इंस्ट्रक्शंस नहीं मिला अभी तक कैसे करना है, चाय ब्रेक हो गया, है ना, या फिर एक काम से दूसरे काम में चेंज करते समय जो गैप होगा, ये सब जो है ये है प्रोडक्टिव कॉज। मतलब ये सब प्रोडक्शन करते समय ये सब रीजन आता है। जैसे मशीन खराब हो गया, पावर फेलियर्स हो गया, बैठे हैं काम पता नहीं, इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है, टी ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक्स हो गया, ये सब एग्जांपल है प्रोडक्टिव कॉजेस का। क्लियर। अब इसमें से कुछ कुछ प्रिवेंटिव है और कुछ कुछ प्रिवेंटिव नहीं है। ठीक है। जैसे कि मशीन ब्रेकडाउन, मशीन ब्रेकडाउन को प्रिवेंट किया जा सकता था अगर प्रॉपर मेंटेनेंस करवाया जाता, तो मशीन ब्रेकडाउन को प्रिवेंट किया जा सकता है, राइट। A routine check of machine in operation will normally prevent a major breakdown and thus idle time due to this reason is controllable. तो idle time controllable है इसको रोका जा सकता था, मशीन ब्रेकडाउन को रोका जा सकता था अगर टाइमली मेंटेनेंस किया जाता तो। क्लियर। बट कभी कभार कोई मेजर ब्रेकडाउन हो सकता है अचानक से जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो अनकंट्रोलेबल भी हो सकता है, राइट। तो नॉर्मल मशीन ब्रेकडाउन होना दैट इज कंट्रोलेबल, बट कोई एक्सेप्शनल रीजन हो गया जिसके वजह से मशीन खराब हो गया तो दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, दैट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल एंड इट इज अनकंट्रोलेबल। क्लियर है। सिमिलरली idle time arising on account of improper maintenance of transmission lines or power plants is controllable. तो अगर हम लाइन को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर रहे पावर का, तो पावर फेलियर हो सकता है, तो कंट्रोलेबल था, मेंटेनेंस करना चाहिए था, है ना। बट अगर बाहर से कुछ लाइट जाता है जो कि हमारे हाथ में ही नहीं है, तब ऐसा पावर फेलियर अनकंट्रोलेबल होगा।
हमारे फैक्ट्री का लाइन खराब हो गया, ये कंट्रोलेबल था, लेकिन बाहर से ग्रिड से खराब हो गया लाइन, दैट इज अनकंट्रोलेबल। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग, इफेक्टिव एफिशिएंट सिस्टम स्टोरेज कंट्रोल कैन रिड्यूस द ग्रेट एक्स्ट्रा आइडल टाइम ऑन अकाउंट ऑफ वेटिंग बाय वर्कर। वर्कर वेट कर रहा है, काम नहीं मिला है बोल के, इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है बोल के, ये तो पूरा कंट्रोलेबल है, इसको तो कंट्रोल किया जा सकता था, ठीक से प्लान करते तो वर्कर खाली नहीं बैठता। ठीक है, दस आइडल टाइम इज देयरफॉर कंट्रोलेबल, तो ये वाला कंट्रोलेबल है। क्लियर? However, some idle time is bound to occur in spite of all planning. तो कुछ जितना प्लानिंग कर लो, थोड़ा बहुत तो खाली बैठेंगे ही, तो थोड़ा बहुत कंट्रोलेबल है और थोड़ा बहुत अनकंट्रोलेबल भी है। करेक्ट? तो प्रोडक्टिव जो कॉजेस है उसमें से कुछ हद तक तो कंट्रोलेबल है, बट ये सच बात है कि हम पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत हद तक वो बहुत सारा रीजन अनकंट्रोलेबल भी होगा। क्लियर? For example, time that a worker takes for changing from one job to another, or for changing tools, or is going from factory gate to the department where he works, or for personal needs or tea break cannot be controlled. ये सबको रोका थोड़ी जा सकता है, उसको ये थोड़ी बोलेंगे लंच मत कर, टी ब्रेक मत ले, राइट? अपना 10 बजे फैक्ट्री गेट में तो आ गया, बट काम स्टार्ट करते करते 10:30 हो जाता है, तो ये सब नॉर्मल है और ये सब होता है, ये सब कंट्रोल नहीं किया जा सकता, राइट? आइडल टाइम ड्यू टू ऑल दिस रीजन कुड बी रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट बाय द फोरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न सो दैट रेमेडियल एक्शंस कैन बी टेकन। क्लियर है? तो प्रोडक्टिव कॉजेज जो है कंट्रोलेबल है और बहुत सारा चीज जो है वो अनकंट्रोलेबल भी होगा। क्लियर? ये गया पहला रीजन। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। आइडल टाइम में ऑल्सो भी कॉज ऑन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, दैट इज एग्जाम्पल इन पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन, जब मार्केट ठंडा है, उतना सेल्स ही नहीं हो रहा, द फैक्ट्री में नॉट बी इन द पोजिशन टू यूटिलाइज द कैपेसिटी टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। तो जब मार्केट में उतना डिमांड ही नहीं है, उतना ज्यादा बिक्री नहीं है, उतना ज्यादा सेल्स ही नहीं है मार्केट में, तो फिर बना के क्या करोगे? तो वर्कर खाली बैठेगा उस समय, तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। द मैनेजमेंट मे नॉट लाइक टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ देयर ट्रेन्ड वर्कर, पर ऐसा तो नहीं है कि हम काम से निकाल देंगे, क्योंकि अभी काम नहीं है पता है हमको, लेकिन 2 महीना बाद तो काम रहेगा, तो अभी निकाल देंगे तो 2 महीना बाद फिर वर्कर मिलेंगे नहीं, तो निकाल नहीं सकते, है ना? हमारे एक्सपीरियंस वर्कर है तो उनको बिठा के पैसा देना पड़ेगा। क्लियर? They may prefer to pay wages to them without their doing any work. Such idle time due to abnormal reason is uncontrollable. ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो खाली बिठा के भी वर्कर को पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट को पता है अभी तो काम नहीं है, बट फ्यूचर में तो काम होगा। अभी अगर काम नहीं है और अभी काम से निकाल दिए तो फ्यूचर में वर्कर कहाँ से लाओगे, राइट? तो खाली टाइम में बैठा के भी पैसा देना पड़ेगा। ऐसे कॉजेस को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कॉज। सम इंडस्ट्रीज आर ऑफ अ सीजनल कैरेक्टर, सीजनल व्यापार होता है, तो ऑफ सीजन में खाली बैठेंगे वो लोग, है ना? फॉर एग्जाम्पल शुगर फैक्ट्री वर्क ओनली 6 to 9 months, तो बाकी जो 3 से 6 महीना है उस समय तो खाली बैठेंगे ना, क्योंकि सीजनल व्यापार है ना? For the rest of the period, the worker remain idle but have to be paid wages. बट खाली बैठे फिर भी पैसे देना पड़ेगा, वरना वो हमारे तो काम छोड़ देगा, कहीं और ज्वाइन कर लेगा, फिर जब हमारे सीजन का टाइम आएगा तब हमारे पास वर्कर ही नहीं होंगे, राइट? तो खाली बिठा के पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ सीजन है, बट क्या कर सकते हैं, सीजन में तो चाहिए वर्कर, तो ऑफ सीजन में भी पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एबनॉर्मल कॉज। आइडल टाइम अराइज ऑन अकाउंट ऑफ एबनॉर्मल कॉज, जैसे कि कोई स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट्स हो गया, फ्लड हो गया, कोई मेजर ब्रेकडाउन हो गया, मशीनरीज का आग लग गया, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्लियर? अब आइडल टाइम का क्या ट्रीटमेंट होगा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर? ठीक है, सबसे पहला ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल एंड कंट्रोलेबल, जो आइडल टाइम नॉर्मल है और कंट्रोल किया जा सकता था। Idle time due to minor machine breakdown, failure, waiting for tools or raw material, instruction, etc.
Such idle time cost should be segregated under a separate standing order number and charged as an item of the factory overhead. तो ये जो आइडल टाइम है जो कि कंट्रोल किया जा सकता था, इसको हम ओवरहेड में लेकर जाएंगे, इसको फैक्ट्री ओवरहेड में दिखाएंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल बट अनकंट्रोलेबल। नॉर्मल तो है बट अनकंट्रोलेबल है, हमारे हाथ में नहीं है। ये सबका होता है, ये नुकसान हमारे हाथ में नहीं है। तो ऐसे को क्या करेंगे हम, कॉस्ट पर यूनिट को इंक्रीज करेंगे। कॉस्ट पर यूनिट तो नहीं, यहाँ पे कॉस्ट पर आर को इंक्रीज करेंगे। एग्जांपल देखो देता हूं, जैसे 8 घंटा वर्कर काम करता है, ठीक है, और पर आर जो है 3 रुपए मिलता है, ठीक है, बट इफेक्टिवली वर्कर जो है ना सिर्फ 7.5 घंटा काम करता है, आधा घंटा तो उसका आइडल टाइम हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट पर आर कितना लेंगे, 8 इंटू 3, 24 रुपया दिए, डिवाइडेड बाय इफेक्टिवली कितना देर काम किया, 7.5, तो पर आवर हमको कितना पड़ा, 3.20 पर आर। क्लियर है? यही लिखा है यहाँ पे 3.20 पर आर, या पर यूनिट नहीं होगा, ये होगा पर आर। क्लियर है? तो अगर 8 घंटा काम किया 3 रुपए के हिसाब से 24 रुपए दिए, बट 8 घंटा थोड़ी काम किया, आधा घंटा तो टाइम वेस्ट हो गया ब्रेक व्रेक ये सब में, तो 7.5 घंटा काम किया, तो पर आर कितना पड़ा अपने को, पर आर पड़ गया 3.20। क्लियर है? नेक्स्ट, लास्ट, कॉस्ट फॉर एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोलेबल अनअवॉइडेबल आइडल टाइम। जो कि एबनॉर्मल है, अभी तक हम नॉर्मल वाला पढ़े थे, एबनॉर्मल है, जैसे कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज है, या फिर कोई ब्रेकडाउन हो गया, फ्लड हो गया, स्ट्राइक हो गया, तो ये सब जो है हमारे लिए खर्चा है, और ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? तो अगर कंट्रोलेबल है, नॉर्मल हो के कंट्रोलेबल है, तो फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। अगर अनकंट्रोलेबल है, नॉर्मल है बट अनकंट्रोलेबल है, तो कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज कर देंगे। और अगर एबनॉर्मल है, जैसे कि थर्ड वाला एबनॉर्मल है, तो उसको ट्रांसफर कर देंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम। आइडल टाइम क्या होता है, क्या कॉजेस है आइडल टाइम का, और क्या ट्रीटमेंट है आइडल टाइम का, ये हम लोग कवर किए। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे हम और टॉपिक्स देखेंगे, जैसे कि ओवर टाइम का क्या ट्रीटमेंट होगा, डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट पढ़ेंगे। राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।